जो दूसरा ऑर्डिनेंस है, जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो 1955 शायद, हाँ 1955, हाँ, उसमें जो बदलाव किया गया है, ये क्या किसी के गले उतर सकता है? मैं इससे आपसे पहले मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें क्या है कि सरकार जो चीज़ें इस एक्ट के अंदर आती हैं, सरकार उनके उत्पादन पर, उनकी कीमत पर, उनकी सप्लाई पर और उनके भंडारण पर अपनी एक लिमिट लगा के रखती है कि इससे ऊपर ना भंडारण करोगे, ना ही इस कीमत से ज़्यादा इनको बेचा जाएगा। तो सरकार ने इस लिस्ट में से अनाज, दाल और आलू, प्याज जैसी चीज़ों को बाहर कर दिया है। इस पर मैं महेंद्र सिंह जी के कमेंट जानना चाहता हूँ कि इससे किसान को फायदा कैसे होगा। सरकार का कहना यह है कि क्योंकि हमने इसके स्टोरेज पर और इसके कीमत से अपना नियंत्रण हटा लिया है, तो किसान इसको जब चाहे, जितनी चाहे मात्रा में, जितनी चाहे कीमत पर बेच सकता है। तो किसानों को इससे कैसे हानि होगी? जी, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो एक्ट है, ये सिर्फ किसानों के लिए खतरनाक नहीं है। जो आपके तमाम दर्शक हैं जिनका शायद खेती से, हालांकि सभी का वास्ता है, लेकिन इनडायरेक्टली दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है, वो लोग भी समझ ले कि ये एक्ट आप लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक है। अब ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के आने से बाद, इसको बदलाव करने के बाद किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है। मुझे कोई एक ऐसा केस बता दीजिए सोनू जी कि जब किसान अपनी जो फसल है उसका भंडारण करना चाह रहा हो और सरकार उसको रोक रही हो, या उस किसान के ऊपर कोई एक्ट लग गया हो, कानून लग गया हो। जी जी, बार बार ये कहा जाता है कि किसान भंडारण करे, अपनी व्यवस्था करे। किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कुछ दिन रुकने की व्यवस्था नहीं है, तभी तो वो मरता है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो अगेती फसल होती है, जो परमल धान है, या फिर 1900 जो 1509 है शायद धान, अगर मैं ठीक हूँ, तो अभी उसकी खरीद हो रही है मंडियों में, वो धान आ गई है, लेकिन सरकारी खरीद कब से शुरू होगी? वो शुरू होगी 25 तारीख से। हालांकि 1 अक्टूबर से शुरू होती है, अब के बाद 25 से हो रही है, जबकि 1 तारीख से धान की आवक शुरू हो जाती है। हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जल्दी फसल तैयार हो जाती है, 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। तो वो फसल आ गई है। सरकारी आदेश के बाद कितनी फसलें खरीदी जाती हैं, बात तो ये है। तो क्या वो जो किसान हैं आज वो अपनी फसल का भंडारण कर लें, अपने घरों में या खेतों में रख लें? तो है कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून के उनको पकड़ लिया जाएगा या उनके ऊपर कोई बंदिश है इस बात की? कर लो, आज कर लो, आज कौन रोकता है? लेकिन किसान तो भंडारण कर ही नहीं सकता ना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज क्या हो रहा है कि जो एक टाइम पे जब पिछली सरकार से बार बार तुलना की जाती है, पिछली सरकार के दौरान मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये में जो 1509 बिकती थी, अब वो पिट रही है 1800 से लेके 2100 में। जो परमल धान है उसकी 1850 एमएसपी है, लेकिन 1100, 1200, 1300 में पिट रही है, क्योंकि सरकारी खरीद 25 से शुरू होनी है। अगर सरकार, जो किसान के पास इतने ही संसाधन होते, स्टोरेज की व्यवस्था होती, या वो इंतजार कर सकता कि भी मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए हैं, तो वो अभी कर लेता, सरकारी खरीद का खुलने का इंतजार कर लेता। लेकिन उसके पास ना स्टोरेज की व्यवस्था है, ना पैसे की व्यवस्था है, ना वो इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसकी तो फसल बिकने से पहले ही कभी किसी की उधारी चुकानी है, कभी दुकानदार की उधारी चुकानी है, और अब बिना बेटी की शादी और बिना स्कूल में जाए बच्चों की फीस भी देनी है। तो उसके पास तो रोकने के लिए है ही नहीं व्यवस्था। तो पहली बात तो ये आप भूल जाइए कि किसानों के फायदे के लिए है। ये किसके फायदे के लिए है? आपको याद होगा कि जब भी प्याज की, आलू की या किसी भी और दालों की जब भी रेट बढ़ते हैं, तो बार बार ये आरोप लगते हैं कि जी जमाखोरी हो रही है। अब क्या हो जाएगा कि अब छाती ठोक के जमाखोरी की जाएगी, जी जमाखोरी कर रहे हैं क्योंकि हमें कानून ने अधिकार दे रखा है। अब जमाखोरी लेजिटिमाइज किया जा रहा है। और ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी? ठीक है, किसान तो मरता आया है, किसान तो हमेशा घाटे में रहा है, उसको एक तरह से आदत हो गई है, लेकिन उपभोक्ताओं आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक बार भी अगर प्याज 100 रुपये किलो खरीदना पड़ता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं। और अब आप लोगों के लिए ये योजना बनाई जा रही है कि कैसे आप लोगों को 100 रुपये किलो प्याज मिले, 100 रुपये किलो आलू मिले, दालें आपको महंगी मिले, अनाज आपको महंगा मिले। तो ये आप लोगों को सोचना है कि इस एक्ट का आपको समर्थन करना है या विरोध करना है।